हेलो फ्रेंड्स, आइए यूपी का बजट देख लेते हैं जल्दी से। उत्तर प्रदेश के जो बजट हैं उसे सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था 22 फरवरी को। और इस बजट का जो अनुमान है वह $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना है। और बजट कितना है? 6.90 लाख करोड़ रुपए। यह अमाउंट याद रखिएगा, पूछ लेता है। त्वरित सर्वसमावेशी विकास को समर्पित यह बजट अनुमान अब तक का सबसे बड़ा तथा अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है। इसके केंद्र में क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। और इसमें योजनाएं जो नई शामिल की गई हैं उसमें कितने पैसे खर्च होंगे? तो 32,721 यह नई योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। अब देख लीजिए, बजट में कुल 6,90,242.43 42-43 लमसम याद रख सकते हैं करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है, जिसमें 5,02,354 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय है। ये राजस्व लेखा ऐसे पूछता नहीं है, इतने अमाउंट नहीं पूछेगा। इसमें ये देख लेते हैं कि राजकोषीय घाटा कितना है, क्योंकि राजकोषीय घाटा पूछता है। तो याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा 3.48% है। और इसको अगर पैसे में देखना है तो 84,883 है। 84,883 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 23-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% है। ये याद रखिए। बजट घोषणा देख लीजिए। 2023-24 में देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 8% है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है, ये भी याद रखिए। हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में दे दे। वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक है। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 19% अनुमानित है। इसे जरूर देख लीजिए। 21-22 में 16.8% और 23-24 में 19% अनुमानित है। क्या? जीएसडीपी। वर्ष 2017 में पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर जहां 14.4% थी, वर्तमान में यह बेरोजगारी दर घट के कितनी हो गई? 14.2% हो गई है। लखनऊ 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन संपन्न हुआ है लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन पूछ सकता है कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। डेट पूछ सकता है तो 10 से 12 फरवरी के बीच में। समिट में लगभग 33.5 कर लीजिए 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अधिकांश ज्ञापन समझौता मतलब जो अधिकांश समझौते हुए हैं वो नवीकरण ऊर्जा पे 16% है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे 12 है, औद्योगिक पार्क पे 11%, शिक्षा पे 9%, लॉजिस्टिक्स पे 9% है। तो सबसे अधिक किस में है? नवीकरणीय ऊर्जा पे, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। शिक्षा पे याद रखिए 9% है। 1 दिसंबर 2022 से, जूम कर देते हैं थोड़ा, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 23 तक में G20 देशों के समूह की होने वाली बैठकों में 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, वो 4 शहर जरूर याद रखिए, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में आयोजित होंगी। 4 शहरों को याद रखिएगा, लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है और ग्रेटर नोएडा। कितनी बैठकें हैं? 11 बैठकें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लें। दुग्ध उत्पादन, गन्ना और चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इस पे 2 स्टार जरूर लगाएंगे। दुग्ध उत्पादन, गन्ना, चीनी उत्पादन और एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देख लीजिए,
कृषि निवेशों पर किसानों को जो देय अनुदान है डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना हुआ है। अटल पेंशन योजना के तहत भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन से योजनाओं में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ये पूछ सकता है, तो आप देख के जरूर दें। गन्ना उत्पादकता में किसानों की आय में जो वृद्धि होगी वो करीब 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हुई है। ठीक है, देखिए गन्ना उत्पादकता में कितनी हुई है, 10,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन याद रखिएगा 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कितना हो गया अब 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर। रबी विपणन वर्ष में गेहूं की एमएसपी 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित थी। देख लीजिए महिला एवं बाल विकास, अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों का टीकाकरण। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 पीएससी का गठन किया जाएगा, बटालियन 3 पीएससी बटालियन का गठन किया जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और देख लीजिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1,050 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। तो ये आवंटन तो नहीं, लेकिन हाँ 15,000 रुपये आप देख सकते हैं। मनरेगा में देख लीजिए, मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान। देखिए मनरेगा में भी प्रथम स्थान हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.07 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन है। चिकित्सा शिक्षा देख लीजिए, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज। एसजीपीजीआई लखनऊ में इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना तथा लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर। अगर पूछता है कि लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर और एडवांस डायबिटिक सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो एसजीपीजीआई में। राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ, प्रयागराज एवं केजीएमयू में डायबिटिक रेटिनोपैथी भी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर? राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ, प्रयागराज और केजीएमयू कहाँ? लखनऊ में डायबिटिक रेटिनोपैथी स्थापित की जा रही है। अब स्थापना और औद्योगिक विकास देख लीजिए, देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर तथा राज्यों की अचीवर श्रेणी में शामिल है। पहले स्थान पे कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नागरिक उड्डयन, प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। वर्तमान में प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील, 80 गंतव्य स्थानों हेतु एयर सर्विस उपलब्ध है। आने वाले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट कुल 21 जो हैं वो क्रियाशील होंगे। ऊर्जा देख लीजिए, इसमें पारेषण तंत्र की क्षमता वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाट, 21-22 में 28,000 मेगावाट और 22-23 में 30,806 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित है। औसत उत्पादकता मतलब उत्पादन उपलब्धता कितनी है? 19 से 20 में 3766 मेगावाट, 20 से 21 में 3816 मेगावाट और 21 से 22 में 3998 मेगावाट। पाँच वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,000। 6,000 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। कितनी? 6,000। 14,000 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजना या सोलर पावर पार्क की स्थापना भी की जाएगी। और 2,000 मेगावाट क्षमता पीएम कुसुम के तहत। पीएम कुसुम कब शुरू हुआ था, ये जरूर देखें और बताएं। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है और यह नीति कब तक के लिए है? आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। ग्राम विकास में देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5,966 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 1,203 करोड़ रुपए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन हेतु 87.49 करोड़ रुपए और सुदूर ग्रामों को विकास खंडों और कस्बों से जोड़ने हेतु
आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, याद रखिएगा, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में। वर्ष 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। कितने? 17,000। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किया जा रहा है? कुशीनगर में। नेक्स्ट देख लीजिए, हथकरघा उद्योग। हथकरघा और वस्त्र उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग एक विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित है। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पीएम मित्रा के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, उसमें से एक टेक्सटाइल पार्क जो है आपका लखनऊ हरदोई के बीच में बनाया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिएगा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति देख लीजिए। नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 18 नवंबर 2022 को अधिसूचित। अनुमानतः कितना है? 5,000 करोड़ रुपए का निवेश, 5,000 प्रत्यक्ष और 10,000 जो है वो ये 50,000 है प्रत्यक्ष है और 1 लाख जो है वो अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा देख लीजिए। केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के क्रियान्वयन हेतु 510 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा के तहत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था। ये बताइए कि पूरे देश में कितने बनाए जाने की बात की गई है? तो याद रखिएगा 14,500 है पूरे देश में, और शायद 1700 के आसपास यूपी भी अपने यहाँ बना रहा है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नई योजना, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा हेतु भी 300 करोड़ रुपए। एक चीज़ और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट अलंकार। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो ये नहीं पूछेगा कि कितना बजट प्रस्तावित है, बल्कि ये पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट अलंकार जो है वो किस राज्य का है या किससे संबंधित योजना है। तो जब आप देखे रहेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। उच्च शिक्षा में देख लेते हैं। वर्तमान में प्रदेश में 9 राज्य विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय और 30 जो है निजी विश्वविद्यालय हैं। और इसमें जो है नैक रैंकिंग में लखनऊ तथा गोरखपुर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक लखनऊ और एक गोरखपुर को A++ श्रेणी, KGMU को जो KGMU है उसे नैक रैंकिंग में A+ श्रेणी और मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को भी A श्रेणी प्राप्त हुई है। तो दो कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्हें A++ की श्रेणी में रखा गया है। तो कौन है वो? लखनऊ और गोरखपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति 2023 में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2023-24 के बजट अनुमान तथा अगले 3 वर्षों अर्थात 24 से 25, 25 से 26 और 26 से 27 के लिए निम्नवत नीचे दिए गए हैं। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस राजकोषीय घाटा आप देख सकते हैं। राजकोषीय घाटा पूछ सकता है, तो राजकोषीय घाटा यहाँ पर है, देखिए 22-23 में 3.97 है और 23-24 में 3.48 है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जूम कर दे रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर, मतलब इसका आधार वर्ष क्या होगा? 11-12 होगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP में वृद्धि दर 9.64% और चालू पर कितनी होगी? 16.76%। यही पूछा जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो 9.64% और चालू कीमतों पर 16.76%। इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं है। एक और याद रखिएगा,
स्थायी कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन वर्ष 2011-12 से और 21-22 में 5.12% की चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि प्रचलित कीमती पर उक्त अवधि 9.74% CAGR से बढ़ा है। ये सब शायद ही पूछे और इतने सारे फैक्ट आप रट भी नहीं सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो देख लेते हैं एक बार। जैसे वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर कितनी है? प्राथमिक पे 14.59, द्वितीयक पर 10.32 और तृतीयक पर 6.53 है। और वहीं प्रचलित कीमतों पर कितना हो जाएगा? प्राथमिक में हो जाएगा 16.16, द्वितीयक में हो जाएगा 14.90 और तृतीयक में हो जाएगा 14.02। याद रहेगा? 16-16 आसान है, इसलिए इसे याद करने में आसानी होगी। 16-16 वैसे 16.16% है, 14.90% है, या फिर तीसरा है 14.02%। जैसे भी याद कर पाए वैसे याद कीजिए। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कुल GSDP में कितना था? 28.11% था, जो 21-22 में बढ़ करके कितना हो गया? 28.44% हो गया। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 24.60 था, अब 24.61 हो गया। और 21-22 में त्वरित अनुमान के अनुसार स्थायी कीमतों पर GSVA कितना हुआ? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय खंड का योगदान क्रम से 25.33, 26.74 और 47.92% तथा प्रचलित कीमतों पर 28.44, 24.61 और 46.95%। इसे जूम कर दे रहे हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि पूछने की संभावना इसकी कम ही रहती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2021-22 में त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है, ये देख लीजिए कि 11-12 में 32,002 रुपये से बढ़ करके 2020-21 और 21-22 में क्रम से कितना हो गया है? 61,374 हुआ है 20-21 में, और 21-22 में कितना हुआ? 70,792 रुपये। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे एक बार देख लीजिएगा। और देख लीजिए कि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के 32,002 रुपये से बढ़ करके 2021-22 में कितना हो गया है? 42,525 रुपये हो गया। राजकोषीय घाटे की राशि में ब्याज अदायगी का कुल व्यवहार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा दर्शाती है। कभी कभी पूछ लेता है कि प्राथमिक घाटा क्या है, तो याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटे की राशि में ब्याज अदायगी का कुल व्यवहार जब घटा देंगे तो जो सामने आएगा वो प्राथमिक घाटा होगा। स्टैंड अप इंडिया योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में सर्वाधिक करीब 17.46 खाते खोलने में भी ये प्रथम स्थान पर है। अब देख लीजिए कि राज्य के स्वकर राजस्व की संरचना, इसको हम जूम कर देते हैं, आप ऐसे देख लीजिए। जैसे पहले स्थान पे कौन है? GST है, दूसरे स्थान पे राज्य उत्पादक शुल्क है, तीसरे स्थान पर वैट है, चौथे स्थान पर स्टैम्प तथा पंजीकरण शुल्क है, पांचवें पर विद्युत कर है, छठे पे भू राजस्व और सातवें पर वाहन कर है। ये याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आप देख लीजिए? 40%। तो GST कितना हो जाएगा आपका? 40% है। ऐसे ही आप देख लीजिए और इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का कितना है? 7.3% है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें ये प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन है, उत्पादन और उत्पादकता है। इसको आप आर्थिकी से देख लें तो अच्छा है।
रैम्प देख लीजिए, रैम्प योजना पहले से अंडरलाइन किया भी गया है। 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एमएसएमई प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने पर 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 62.45 करोड़ रुपए के विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करके इस कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। तो इसे सहायक इस मतलब कौन इसकी सहायता कर रहा है, तो विश्व बैंक है। ये देख लीजिएगा कब की है, ये 30 मार्च की है। किससे संबंधित है, एमएसएमई से संबंधित है। अमाउंट याद रखिएगा 60-62। और वित्त वर्ष 2022-23 से प्रारंभ इस योजना की अवधि कितनी है, 5 वर्ष है, 21-22 से 25-26 है। और जो रैम्प है यह विश्व बैंक की सहायता प्राप्त केंद्र क्षेत्र की योजना है। अब जो है प्रमुख नीतिगत दस्तावेज या घटनाक्रम देख लेते हैं। मौद्रिक नीति वक्तव्य 6 अप्रैल 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया गया। कौन जारी करता है इसे, गवर्नर जारी करता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विगत 10 महीनों में यह लगातार 6 बार रेपो रेट में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अभी जो 6 बार लिया गया इसमें कोई इम्पॉर्टेंट तो नहीं है कम से कम। इसमें देख लीजिए कि 8 अप्रैल 22 से लागू स्थायी जमा सुविधा दर, जिसे SDFR कहते हैं, जिसने प्रत्यावर्तनीय रिवर्स रेपो रेट का स्थान लिया है। नीतिगत रेपो दर से 25 आधारांक कम रहेगी। ध्यातव्य है कि 14 में उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट में स्थायी जमा सुविधा दर की सिफारिश की गई थी, जो कि 8 अप्रैल 22 को भारतीय रिजर्व बैंक का हिस्सा बनी। तो ये पूछ सकता है कि इसका सुझाव किसने दिया था, तो आप बता सकते हैं कि ये उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट पे बनाई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग देख लीजिए। 20 मार्च 23 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 पोर्टल जारी किया गया है। तो यह जारी कौन करता है, ये याद रखिएगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। देश भर के शहरी स्थानीय निकाय अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर 22 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी कायाकल्प यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने हेतु 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई है, जो निम्नलिखित हैं। देख लीजिए कौन कौन सी है। पहली है सिटी फाइनेंस रैंकिंग और दूसरी है सिटी ब्यूटी कंपटीशन। सिटी फाइनेंस रैंकिंग का उद्देश्य भारत के शहरों की वर्तमान वित्तीय स्थिति की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार के आधार पर उनका मूल्यांकन कर उन्हें पुरस्कृत करना है। CFR 2022 में भाग लेने वाले ULBs का मूल्यांकन 3 मापदंडों के 15 संकेतक के आधार पर किया जाता है। ये तीनों मानदंड खाली देख लीजिए तो कौन से हैं, संसाधन जुटाना, व्यय प्रदर्शन और राजकोषीय शासन। इसके अतिरिक्त शहरों को निम्नलिखित 4 जनसंख्या श्रेणियों में मतलब किसी एक के अंतर्गत उनके स्कोर के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति प्रदान की जाएगी। तो कौन सी है, जैसे 4 मिलियन से अधिक, दूसरे में है 1 से 4 मिलियन के बीच, तीसरा है 100,000 से 1 मिलियन और 5वां होगा आपका 1 लाख से अधिक। सिटी ब्यूटी कंपटीशन का उद्देश्य भारत में शहरों और वार्डों द्वारा सुंदर, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने हेतु किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अगर पूछ लेगा तो कम से कम आप कर सकते हो। अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स 24 फरवरी 2023 को NSE, ठीक है, NSE द्वारा देश के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। यह इंडेक्स परिपक्वता के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी किए गए म्यूनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा और निवेश ग्रेड रेटिंग देगा। वर्तमान में सूचकांक में 10 जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए 28 नगर पालिकाएं बॉन्ड शामिल हैं, जिनकी AA श्रेणी में क्रेडिट रेटिंग है। विदित हो कि सूचकांक घटकों को उनकी बकाया राशि के आधार पर भार दिया जाता है। इस इंडेक्स को हर 3 महीने में रीबैलेंस किया जाएगा। तो इसमें बस इतना याद रखिएगा कि इसे जारी कौन किया है, तो NSE, निफ्टी। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक है। फरवरी 23 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक UPI लाइट शुरू करने वाला देश का पहला प्लेटफॉर्म बना है। यही इंपॉर्टेंट है। UPI लाइट भुगतान करने हेतु पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट देख लीजिए।
यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा समर्थित भुगतान सुविधा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 22 में लॉन्च किया गया था। यह उपयोगकर्ताओं को बिना पिन का उपयोग किए छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेन देन में सक्षम बनाता है। इसके अलावा उपयोगकर्ता बिना किसी शुल्क के यूपीआई बैलेंस को भी अपने बैंक में वापस स्थानांतरित कर सकते हैं। यूपीआई लाइट एक डिवाइस वॉलेट है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट की आवश्यकता के बिना भी अपने डिवाइस वॉलेट में पैसे का उपयोग करके रियल टाइम में छोटे भुगतान हेतु सक्षम बनाता है। तो इसमें स्टेटमेंट के रूप में सवाल दे सकता है। तो ये चीज़ें हैं, छोटे छोटे कीवर्ड्स उन्हें याद रखिएगा। जैसे यूपीआई लाइट एक डिवाइस वॉलेट है, ये एक अच्छा है। इंटरनेट की आवश्यकता के बिना कर सकता है, ये भी एक पॉइंट है जिसको अगर चाहे तो स्टेटमेंट में दे सकता है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो हो जाएगा। अब देख लीजिए उत्कर्ष 2.0 क्या है। तो इसे जो है 30 दिसंबर 22 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की 2023 से 25 की अवधि हेतु मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा के रूप में जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा जो है वो उत्कर्ष 22 का पहला संस्करण जो कि 19-22 की अवधि हेतु था, का लोकार्पण जुलाई 19 में किया गया था। उत्कर्ष 2.0 का उद्देश्य क्या है कि जनता का बैंक में विश्वास और बैंक की विश्वसनीयता को संवर्धित करना है। वर्ष 23 से 25 की समयावधि है, तो ये समय याद रखिएगा। 23 से 25 शायद पूछ ले, इम्पॉर्टेंट है। समयावधि हेतु मूल्य उद्देश्यों, मूल्य एवं मिशन सहित 6 विजन विवरण को समाहित करेगा। इसमें और कुछ खास नहीं, बस आप ये याद रखिए कि इसे जारी कौन किया है और इसकी अवधि कितनी है और इसका उद्देश्य क्या है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? विकास के ध्येय को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना तथा प्रभावी व समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना है। अब देख लीजिए इंडिया स्किल रिपोर्ट दिसंबर 22 में रोड मैप टू इंडिया स्किल्स एंड टैलेंट इकॉनमी 2030 थीम से इंडिया स्किल रिपोर्ट जारी की गई है। ये थीम ज़रूर याद रखिएगा। यह रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2022 के 46.2% से बढ़ करके 2023 में कितना हो गया है? 50.83%। रिपोर्ट के अनुसार नियोजनीय प्रतिभाओं के संदर्भ में बीकॉम शीर्ष पे रहा, जबकि एमबीए दूसरे और बी फार्मा जो है वो तीसरे स्थान पे रहा। इसमें ये देख लीजिए कि वर्ष 2023 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि की संभावना वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और दिल्ली एनसीआर है। उच्चतम नियोजनता में 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, इम्पॉर्टेंट है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। तो कितने हैं? ये 5 हैं। और 5 शहर कौन कौन से होंगे? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र का मुंबई होगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मैंगलोर और नई दिल्ली, पुणे, ये 5 शहर हैं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% योगदान जो है पुरुषों का और 33% योगदान महिलाओं का रहा। ये इम्पोर्टेंट है। रोजगार योग्य महिलाओं में सर्वाधिक प्रतिशतता कहाँ का है? राजस्थान का। कितना है? 53.56 दर्ज हुआ। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। इनका कितना है? 46.51%। पुरुषों की रोजगार योग्य प्रतिभा की उच्चतम सांद्रता जो है वो कहाँ है? गाजियाबाद में, करीब 75%। जबकि महिलाओं में रोजगार योग्य प्रतिभा की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तिरुपति में दर्ज की गई है। तिरुपति याद रखिएगा। वर्ष 2023 में पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों हेतु बेंगलुरु शहर सबसे पसंदीदा शहर बना हुआ है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की नियोजनीयता है वह पुरुषों की तुलना में अधिक रही। पुरुष की नियोजनीयता कितनी है? 47.2% और महिलाओं की है 52.8%। आइए देखते हैं मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट। ये इम्पॉर्टेंट है। 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 2014 से 16 के बीच 130 प्रति लाख जीवित जन्म की तुलना में घट के 2018-20 में ये 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों में जो प्रगति है वो उत्कृष्ट है। इनमें 6 राज्यों की तुलना में बढ़कर
यह पूर्व के 6 राज्यों की तुलना में बढ़ के कितने हुए? 8 राज्य हैं। कौन कौन से? ये देख लीजिए, केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, झारखंड है, गुजरात है तथा कर्नाटक है। सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? केरल की है। देख लीजिए, मातृ मृत्यु अनुपात 18 से 20 के आंकड़े हैं। भारत में कितना है ये मातृ मृत्यु अनुपात? 97, और दर कितनी है? 6। असम में 195 और मृत्यु दर कितनी है? 12.1। बिहार में 118 है, झारखंड में 56 और मध्य प्रदेश में 173 है, और छत्तीसगढ़ में 137 है। तो सबसे अधिक कहाँ पर है? असम, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। यही 3 याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 167 है, सबसे अधिक असम में है, और उसके बाद मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देख लीजिए, बैंक दर के आधार पर स्वर्ण की कीमत। नवंबर 22 में बैंक दर के आधार पर एक समान स्वर्ण की कीमत लागू करने वाला केरल देश पहला राज्य हो गया है। जो मालाबार गोल्ड है और डायमंड्स है, इसने केरल राज्य में अपनी वन इंडिया वन गोल्ड नीति के साथ देश भर में अपने स्टोर्स पर एक समान स्वर्ण की कीमत लागू करने की पहल की है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ बना? 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का दौरा किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट IFSC में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया। ये इम्पोर्टेंट है, यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है और इसमें कुछ खास नहीं है। यह देख लीजिए कि IIBX भारत में बुलियन आयात का प्रवेश द्वार होगा। इसके तहत घरेलू खपत के लिए सभी बुलियन आयात की प्रक्रिया इस एक्सचेंज के माध्यम से पूरी की जाएंगी। एक चीज़ याद रखिए इसमें कि जो जबकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा का जो केंद्र है वह प्राधिकरण IIBX का नियामक होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IIBX का नियामक है। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नमूना पंजीकरण प्रणाली देख लीजिए, इससे सवाल आते हैं। SRS की रिपोर्ट कहते हैं इसे। RGI द्वारा जारी किया जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। यह जारी कब हुआ है? 22 सितंबर 2022 को। वर्तमान रिपोर्ट में 2020 के संदर्भ में भारत के बड़े राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मृत्यु दर संकेतक और प्रजनन क्षमता से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करती है। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित जन्म दर कितनी थी? 19.5, जो वर्ष 2019 की तुलना में 0.2 की अंकों की गिरावट को प्रदर्शित करती है। बड़े राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अधोषित जन्म दर बिहार में सर्वाधिक है, 25.5 है, और अधिकतम मतलब बिहार में अधिकतम है 25.5, और सबसे कम कहाँ पर है? केरल में है 13.2। वर्ष 2020 के संदर्भ में देश के लिए जो अशोधित मृत्यु दर है वो कितनी है? 6.0। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह छत्तीसगढ़ में अधिकतम और दिल्ली के लिए न्यूनतम दर्ज की गई है। तो छत्तीसगढ़ में कितनी है? 7.9 और दिल्ली में 3.6 है। रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर में भी 2 अंकों की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। ये इम्पोर्टेंट देख लीजिए। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी हो गई है? 28 है, जबकि 2019 में कितनी थी? 30 है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात में 3 अंकों की वृद्धि भी दर्ज की गई है। यह वर्ष 2018 से 20 की अवधि में 1907 हो गया, जबकि पहले कितना था? 1904 था। जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में 974, और न्यूनतम उत्तराखंड में है 844। राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर वर्ष 2020 में घट करके 2.0 हो गई, जबकि 2019 में यह 2.1 थी। वर्ष 2020 में उच्चतम प्रजनन दर बिहार में दर्ज की गई, कितनी? 3.0, और जबकि न्यूनतम दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई, कितनी? 1.4। अब देख लीजिए,
नमूना पंजीकरण प्रणाली मई 2022 बुलेटिन है ये। मई 2022 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया गया। बुलेटिन में जारी आंकड़े राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2020 के संदर्भ में है। इसमें जन्म दर विगत 4 दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई। ये 1971 में 36.9 प्रति हज़ार से गिर के 2020 में 19.5 प्रति हज़ार पे आ गई है। भारत में बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार और सबसे कम केरल है। जहाँ हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वो यही दिया हुआ है। जबकि सभी भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कितना है? 10.8 है। वर्ष 2020 के संदर्भ में जन्म दर वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और मेघालय है। तो बिहार के साथ साथ यूपी का भी जान लीजिए। बिहार का जहाँ 25.5 है वहीं यूपी का 25.1 है। वर्ष 2020 के संदर्भ में न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10.8, गोवा 12.1, नागालैंड 12.5 और त्रिपुरा 12.6 और चंडीगढ़ 12.9। इसमें और कुछ खास नहीं है। ये देख लीजिएगा कि 1971 में 14.9 प्रति हज़ार से गिर करके मृत्यु दर 2020 में 6 प्रति हज़ार हो गई है। तो ये 6 याद रखिएगा और इसमें कुछ खास नहीं है। बड़े और छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर मृत्यु दर सबसे कम दिल्ली में और सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है। वर्ष 20 के संदर्भ में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, केरल और हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण देख लीजिए 5 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट जारी की। याद रखिएगा कौन सा है? ये 5वां है। नेक्स्ट देखिए, ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1991 में लॉन्च किया गया था, जबकि NFHS 5 में जारी आंकड़े वर्ष 19-20 के संदर्भ में दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में जनसंख्या, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य संबंधित क्षेत्र जैसे जनसंख्या की विशेषता, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, शिशु और बाल मृत्यु दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा एनीमिया, रुग्णता और स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण आदि प्रमुख क्षेत्रों पर जानकारी मिलती है। इसमें खास बात ये देख लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या NFHS 4 से NFH 5 के मध्य 2.2 से घट करके 2.0 हो गई है और यही SRS की भी है। तो 2.0 दोनों में कॉमन है। भारत में सिर्फ 5 राज्यों में प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन दर 2.1 से अधिक है। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं? बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और मणिपुर है। समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर जो है देश में कितनी हो गई? 54% से बढ़ के 67% हो गई है। देश में संस्थागत जन्म 79% से बढ़ के 89% हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% है और शहरी क्षेत्रों में कितना है? 94% है। संस्थागत जन्म में सर्वाधिक वृद्धि 27% कहाँ देखी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद असम है, बिहार है, मेघालय है, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहाँ सब 10% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। देख लीजिए इसमें कुल आबादी में लिंगानुपात कुल कितना है? 1017। बेहतर स्वच्छता और सुविधा का उपयोग करने वाली आबादी करीब 68.8% है। 15 से 59 वर्ष की आयु की साक्षर महिलाएं कितनी हैं? 66.1% हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें सब तो पूछेगा नहीं। बाल मृत्यु दर याद रखिएगा। बाल मृत्यु दर जो है वो 50.4 है और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का ठिगनापन हुआ या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का दुबलापन है, ये सब पूछता नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें लिंगानुपात देख लीजिए, 15 से 49 वर्ष की आयु की साक्षर महिलाएं देख लीजिए, कुल प्रजनन दर देख लीजिए 2.4 और बाल मृत्यु दर देख लीजिए 50.4। इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब देख लीजिए,
24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। तो स्थान याद रखिएगा कहाँ पर, बेंगलुरु में, और तारीख याद रखिएगा 24 मार्च को। यह इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम याद रखिएगा 2013 की धारा 8 के तहत की गई है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस हब की स्थापना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ संस्थागत व्यवसाय के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित और पोषित करने के लिए की गई है। तो ये अमाउंट याद रखिएगा 100 करोड़। किसने किया है ये याद रखिए, शशिकांत। कहाँ पर किए हैं? बेंगलुरु में। इस हब का संचालन एक स्वतंत्र बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिसके पहले अध्यक्ष कौन होंगे? सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। ये ज़रूर याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट है, सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। तो यहाँ पर हमने आज यूपी का बजट, आर्थिक समीक्षा और एसआरएस की रिपोर्ट देखी, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट देखे हैं। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, जितना हो सके उतना करंट दोहराइए, और जो आपने नोट्स बनाए हैं बस उसे दोहराते रहिए। पुराने पेपर ज़रूर लगाएं। थैंक यू सो मच।